हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऑडिट के 15 मार्क्स के टॉपिक को आपको रिवाइज कराने वाला हूं। ये है इनिशियल टॉपिक्स जो आपने जब ऑडिट की पढ़ाई शुरू की होगी तब की होगी, बट दीज आर मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं और शुरू के 6 क्लासेस को मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट्स में सारे अच्छे टॉपिक्स बोल दूं। इट विल सेव योर टाइम, इट विल इंक्रीज योर मार्क्स एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑडिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट? एक स्टीरियोटाइप डेफिनेशन है जो आप देख रहे होंगे। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वेदर क्या ओपिनियन देना चाहते हैं आप? सो दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बोरिंग ना? सुनिए, एक एक करके तोड़ के समझते हैं। व्हेन आई से सिस्टमैटिक, क्योंकि जब ऑडिटिंग कैरी करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से अगर मैं बोलूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूं अभी मैं इंटरनल ऑडिट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एजीएम के पहले सर्कुलेट होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इस ऑडिट को कर रहा है। सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखी हुई चीजों को फॉलो करते हुए ऑडिट करे। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ऑडिट के दौरान, प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट का जो प्रोसीड्यूर्स वो कैरी करता है एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट में जाकर रिपोर्टिंग होता है। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने इंडिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि हमारे कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट को लेकर बहुत सारे सेक्शंस हैं कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, कि ऑडिटर क्या क्या सर्विसेज नहीं कर सकता। एक अनबायस्ड इंसान होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, जिसका माइंड भी इंडिपेंडेंट होगा। वो किसी और से डिसीजन से इन्फ्लुएंस होकर, सबऑर्डिनेट से इन्फ्लुएंस होकर, वो उसको क्या नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर डिसीजन, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पढ़कर देखिए। तो ये ओपिनियन एक्सप्रेस किया जा रहा है, जैसा मैंने अभी ब्रेक के पहले आपको पढ़ने के पहले बोला था। Whether financial statements are showing true and fair view, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है? ये चीजें ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा। When I say true and fair view डिफाइंड नहीं है, कंपनीज एक्ट में कई बार यूज होता है। ऑफ कोर्स हम यही समझते हैं एएस इंड एएस का पालन कर रहा है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको पालन करके बना है, शेड्यूल 3 के अनुसार बनाया आपने। आपके यहां कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट नहीं है, कोई मटीरियल ओमिशन तो नहीं है। तो ये है, होता है ऑडिट। सर क्या प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी को सिर्फ ऑडिट करना होता है? प्रॉफिट मेकिंग हो, आप बड़ी एंटिटी हो, कैसी भी एंटिटी हो, आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, तो व्हेन आई से द वर्ड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, रिमेंबर ये एक रीजनेबल अश्योरेंस है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है कि बस सब कुछ सही होगा। सर क्यों नहीं है? आप ऑडिटिंग करवा रहे हैं, आपको तो अश्योरेंस देना ही चाहिए, क्यों नहीं है? तो हम लोगों ने इसको लेकर भी पढ़ा था। इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट में। इन ऑडिट देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है और आपको भी लगेगा, सर नेचर ऑफ ऑडिट ऐसा है, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन सैंपलिंग। So number of times it happens that the items which are not checked in the population, they may have lot of material misstatements which is discovered later on. तो ये पहला रीजन नेचर ऑफ ऑडिटिंग जिसको मैं समझाया था क्लास में। सेकेंड रीजन, जो ऑडिट एविडेंस हम लोगों को मिलते हैं वो परसुएसिव नेचर के होते हैं, कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते। कई बार ऑडिट एविडेंस मैनिपुलेट करके मैनेजमेंट प्रस्तुत कर देता है। सर हम तो डेटर्स से भी पाएंगे ना रिकॉर्ड्स, अगर मुझे डेटर्स का चेक करना है, मैं सिर्फ मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स पे थोड़ी रिलाई करूंगा। क्या पता आपने उस डेटर्स को भी मिला लिया और एक्सटर्नल कंफर्मेशन का फीडबैक गलत दे दे। तो जो मुझे दिखा उससे मैं परसुएड हो गया, बट हो सकता है कुछ और हो। तो लैंग्वेज प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, एविडेंस इज परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। तो ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट के, जिसके कारण कभी भी वो 100% एश्योरेंस नहीं दे पाता। दूसरा हुआ, तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे लिखा होगा, द नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ बिजनेस ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लाइक इन कंस्ट्रक्शन,
इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कितना एस्टिमेट्स आपका और हो सकता है, ऑयल रिजर्व्स है अगर आप ऑयल रिफाइनरीज चलाते हैं, तो ये सब प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट्स उतना एक्यूरेट नहीं भी निकलता है, तो कई बार जो हमारे एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने बनाया हो सकता है हम उस पर बोल दें सही है, बाद में पता चलता है गलत है। तो व्हाट आई वांट टू से, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, या आपका क्लाइंट का जो है वो बिजनेस इतना बड़ा है कि आप उसको संभाल नहीं पाए, ट्रांजैक्शंस को समझ नहीं पाए और गलतियां हो गई। चौथा रीजन क्या होता है, मैनेजमेंट के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर आप ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन गलत है और आप भी नहीं पकड़ पाए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा जो बनाए हुए प्रोसीड्यूर्स वो इस तरह फैब्रिकेटेड है ना कि आप उसकी गलतियों को ढूंढ ही नहीं पाते। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन जजमेंट इज इन्वॉल्व्ड, ह्यूमन जजमेंट के कारण थोड़ी गलतियां हो ही जाएंगी। And last but not the least, due to a time constraint on completing the audit, number of time कि आपको बस ऑडिट जल्दी जल्दी करना है, कुछ गलतियां हो जाती है और बाद में पता चलता है। फिर भी मैं बोलूंगा, जैसे यहाँ 5-6 पॉइंट्स दिखाई दिए, बट मेन पॉइंट इफ आई लाइक टू हाईलाइट अगेन इज सैम्पलिंग टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, audit evidence is persuasive, human judgment, nature of transactions, time constraint, incomplete information, इंटरनल कंट्रोल में ही आपका ऐसा बनाया हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा कि हम पकड़ ही नहीं पाते गलती क्या है। तो अभी तक मैंने एग्जाम के 2 क्वेश्चंस करवा दिए सर, कौन से? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स खिला रहा हूं, इज अ लो लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट, ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव, कंक्लूसिव, none of the above, both of the above, persuasive। तो ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज अभी डिस्कशन में करने जा रहे हैं। तो एविडेंस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है, मैंने करवाया। एंड आई जस्ट वांट टू शो, हम लोग क्लास नोट्स मेंटेन किए थे उन क्लास नोट्स को भी हमें पढ़ते हुए चलना है। जैसे यहां पर देखो एक स्टूडेंट की हैंडराइटिंग है, मैं आपको शो कर रहा हूं किस तरह, दीज ऑल वर डिक्टेटेड बाय मी। ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऐसा 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 दिख रहा है आपको, रीजनेबल एश्योरेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू जो मैंने आपको भी बताया, ऑल दीज हैव बीन डन बाय अस। सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेप्स हम लोग ऑडिट में कैरी करते हैं जो स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग के अंदर भी हम पढ़ते हैं कई बार, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। नाउ एक एक करके हम लोग समझेंगे प्लानिंग क्या होता है, रिस्क एग्जीक्यूशन क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। चलिए लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। जब मैं प्लानिंग की बात करता हूं ना, प्लीज इजी करने दीजिए चीजों को, ओके जब मैं प्लानिंग की बात करता हूं तो वी से इट इज द फर्स्ट स्टेप, ऑडिटिंग अंडरस्टैंड्स द, ही ट्राइज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करता है, अंडरस्टूड, ओके इनको कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, इन लोग का अकाउंटिंग पॉलिसीज इन लोग क्या फॉलो करते हैं, तो इनका बेसिक आइडिया मुझे लेना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनका लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, तो ये सारा आइडिया लेने से फायदा क्या होता है। सपोज मैं एक बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि बैंक में क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं, क्या डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी ना मैं ओपिनियन दे पाऊंगा कि कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने बनाया है। मैंने देखा कि हमारे क्लाइंट की ज्यादातर यूनिट्स जो है ना वो रशिया और यूक्रेन में थे और वहां वॉर के कारण सब तबाह हो गया, तो दैट वुड बी अ बिग फैक्टर। सर मेरे क्लाइंट की इंडस्ट्रीज हैं और उनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कई चिट्ठियां आई हुई हैं, वो भी मेरे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो सकता है। कैसे? सर उनका तो लिख दिया सारे फैक्ट्रीज बंद करने, ओ गोइंग कंसर्न हिलेला। तो आप समझ रहे हैं प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज प्लानिंग स्टेज में आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली हमारा बिजनेस कैसा है, हमारे यहाँ पर क्या इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, आज के दिन क्या क्या हमारे यहाँ रिस्की एरियाज हैं वो पता चल जाते हैं। कि हमारा नॉलेज ऑफ बिजनेस जब मैं गेन कर रहा था अपने क्लाइंट का, मुझे पता चला हमारे यहाँ ज्यादातर है ना कैश में धंधा होता है, तो जब कैश में धंधा होता है तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। सर जब मैं इनके आइडिया गेन कर रहा था नॉलेज ऑफ द बिजनेस, हमारे क्लाइंट का, इंडस्ट्री का, सर पता चला हमारा क्लाइंट है ना अखबारों में नाम आया हुआ है। सर फेमस है क्या? अरे बदनाम है, पहले भी दूसरे कंपनियों में कांड कराबा किया है। तो वहां पर भी सर रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हाँ सर हमारी ट्रांजैक्शंस हमारे क्लाइंट के बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे एस्टिमेट्स होता है माइनिंग बिजनेस में सर, तो वहां पर भी रिस्क ऑफ मटेरियल्स मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा।
तो ये जो वर्ड है ना कि प्लानिंग स्टेज से क्या फायदा होता है, प्लानिंग स्टेज में हम जब इस टाइप की एक्टिविटीज कैरी करते हैं, जो आप समझे होंगे मेरे साथ, knowledge of the business of the client, the nature of transactions they carry out, the nature of industry, the laws applicable, accounting policies adopted by them, इनके location, ये सबसे इनका क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल को भी हम स्टडी करते हैं. आई डिड नॉट से इवैल्यूएट, मैं अभी सिर्फ स्टडी कर रहा हूं कि ओवरऑल इनका क्या होता है, एक वॉक थ्रू कर रहा हूं. एक वर्ड मैंने यूज किया था पढ़ाने के समय. तो इनका फायदा क्या होता है प्लानिंग स्टेज का, एक लाइन का आंसर बताओ. एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हमें आइडिया होता है. इससे क्या फायदा होता है, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडिया होने लगता है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल में क्लाइंट की ये कमी है, इनके नेचर ऑफ बिजनेस में कुछ खोट है, इनहेरेंट खोट है, इनका मैनेजमेंट ही चोर टाइप का रहा है पहले. तो ये सबसे पता है क्या होता है, इन चीजों से क्या पता चलता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको हम टीचर्स रोमम बोलते हैं. तो अगर रोमम लेवल हाई है, प्लानिंग स्टेज में पता चल गया है, मैंने बहुत कुछ किया जो भी बताया, रोमम लेवल को पता लगाने के लिए मैंने इंक्वायरी भी की, मैंने कुछ एनालिटिकल रिव्यू भी प्लानिंग स्टेज में कैरी किया, मैंने इनके रिकॉर्ड्स देखे. अगर पता चल जाए कि रोमम लेवल हाई है तो क्या होगा बताइए, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने एग्जीक्यूशन स्टेज में. तो ये सारे जो मैं बोल रहा था, ये प्लानिंग स्टेज में मैं ये सब कर रहा था, फिर मुझे एग्जीक्यूशन स्टेज में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. ये जो बात मैं बोल रहा था, आई हैव डिक्टेटेड, मैंने क्लास में डिक्टेट किया ये सब चीजें आपको. लुक एट द स्क्रीन्स, अगर आप फुल पेज एक बार करते हैं तो आई स्टडी द इंटरनल कंट्रोल. तो एमसीक्यू आ जाता है, क्या हम प्लानिंग स्टेज में इवैल्यूएट करते हैं इंटरनल कंट्रोल को? नो, आई हैव रिटन द वर्ड आई स्टडी द इंटरनल कंट्रोल. वॉक थ्रू करते हो, मैं रैप कैरी करता हूं और ये सब प्रोसीड्यूर्स कैरी करके मुझे अगर पता चल जाए रोमम हाई है, तो मुझे बाद में एग्जीक्यूशन स्टेज जो आपको यहां दिखाई देगा, जैसे एक स्टेज था प्लानिंग, एग्जीक्यूशन स्टेज में मुझे और ज्यादा एविडेंस हासिल करने पड़ेंगे, मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ज्यादा कैरी करने पड़ेंगे. अगर आप ये इक्वेशन को देख रहे हो तो रोमम लेवल का पता लगाने से क्या फायदा होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स मेरे बढ़ जाते हैं. सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स? मैंने स्क्रीन पर आपको ड्रॉ करवाया था, फुल पेज है ना, एक मिनट रहने दीजिए. फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम माय डिक्टेशन. एक है सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, ओके सर, एंड एक और है दैट इज कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स. सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स के अंदर तीन नाम आ रहे हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, एनालिटिकल रिव्यू. दिख रहा है फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के अंदर अगर देखा जाए, वी हैव सब्सटैंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीड्यूर्स. सब्सटैंटिव के अंदर वी हैव वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल रिव्यू. एंड सी कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, अब हम टेस्ट करेंगे इंटरनल कंट्रोल. लेआउट, सर इंटरनल कंट्रोल तो टेस्ट कर लिए थे ना प्लानिंग स्टेज में, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स. इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करते हैं हम इनिशियल प्लानिंग स्टेज में. टेस्टिंग इज डन इन द एग्जीक्यूशन स्टेज, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर. क्या हमारा इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था चेक करने के लिए, कि समझाने के लिए कि हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं यहां पर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. सर इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? मैंने आइडिया दिया था, सपोज परचेज फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, तो उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि सपोज कोई अगर रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं प्रोडक्शन के लिए, पहले कोटेशंस इनवाइट करो, सबसे बेस्ट कोटेशन क्वालिटी एंड प्राइस देखते हुए फ्रीज करो, उसके बाद माल आएगा, पेमेंट कर दे सर? नहीं, पहले गुड्स रिसीव नोट जनरेट होता है, आपका बिल जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाता है, वो पे करता है. इन चीजों को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल. अगर मैं परचेज का बात करूं, वैसे हर फंक्शन में प्रोसीड्यूर्स बने हुए रहते हैं. तो कंप्लायंस प्रोसीड्यूर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, दैट it is basically checking whether the internal control is operating effectively or not throughout the period. Okay, substantive में vouching, verification, ये एक्सपेंस इनकम का वाउचिंग होता है. मैंने डिटेल में क्लास में समझाया था आपको कि सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी या वाउचर देख लेना खुश नहीं है, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, बिजनेस से रिलेटेड है क्या, कौन ऑथोराइज किया इस खर्चे को, इसी साल से रिलेटेड है ना, कुछ छूटा तो नहीं है. तो बेसिकली ये एक्सपेंस इनकम का है. वेरिफिकेशन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस का, कि ओनरशिप हमारा ही है ना, सब डेटा करेक्ट है ना, सही क्लासिफिकेशन हुआ है ना. अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो ये सारी चीजें, इनको एक और नाम से बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस.
सर वो तो कंप्लायंस का है ना नाम. नो नो नो, कंप्लायंस इज टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस. नेक्स्ट कम एनालिटिकल रिव्यू. सर एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? यहां पर यू कंपेयर योर फर्म्स, सपोज योर क्लाइंट्स ओन डेटा विद प्रीवियस ईयर, कि अचानक आप देख रहे हैं इस साल कुछ बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नजर आया है. एक एग्जांपल ये था. और एक यू कंपेयर योर क्लाइंट्स फर्म्स डेटा विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जो दूसरे फर्म्स हैं उनके साथ कंपेयर करके आप देखते हो, प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ आप कंपेयर करके देखते हो. दीज आर व्हाट? कंप्लायंस एनालिटिकल रिव्यू. व्हेन यू कंपेयर, मतलब बेसिकली यहाँ रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ये सब किया जाता है. और इनसे भी बहुत सारे हमें कुछ इन्फ्रेंसेस मिलते हैं ऑडिट करने के दौरान. तो ये भी बहुत हेल्पिंग टूल है. तो एनालिटिकल रिव्यू पता है कई बार प्लानिंग स्टेज में भी होता है. जब मैं काम शुरू किया था तो वहां पर भी एक इनिशियल स्टेज में भी कई बार एनालिटिकल रिव्यू होता है, फिर एग्जीक्यूशन में भी होता है. और आप देखोगे एनालिटिकल रिव्यू फाइनली जब रिपोर्ट देते हैं ना, बिकॉज ब्रॉडली क्या होता है, ये दो प्रोसीड्यूर्स आपको समझने पड़ेंगे, 3 स्टेप्स इन ऑडिटिंग. अगर मैं बोलूं स्टेप 1 क्या है भाई? स्टेप 1 इज ऑडिट प्लानिंग. स्टेप 2 क्या है? एग्जीक्यूशन. आई एम अज्यूमिंग आप नोट्स से कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हो, ऐसे टाइप के नोट्स आपने भी रखे होंगे अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़े हुए हो. एंड थर्डली वी हैव द रिपोर्टिंग स्टेज. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्टेप्स इन ऑडिटिंग में प्लानिंग. जब मैं प्लानिंग बोलता हूं तो प्लानिंग में क्या फायदा होता है? सर बहुत कुछ आप बोला था हम लोग को. नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ द क्लाइंट मिलता है, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्री मिलता है, क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, इनके अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, इनके लोकेशन क्या है, इनके क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं. ये सबसे फायदा क्या होता है? इन सबको देखने के बाद हमको रॉमम लेवल पता चल जाता है. और रॉमम लेवल पता लगाने के लिए बेसिकली व्हाट इज डन इन द प्लानिंग स्टेज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स आर कैरिड टू फाइंड रॉमम एरियाज. और एक बार अगर रॉमम पता चल जाता है और अगर रॉमम हाई है तो हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स हाई होते हैं. फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स यहां कैरी होते हैं सब्सटैंटिव कंप्लायंस, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल रिव्यू एंड यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. इसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को. फ्लो चार्ट क्लियर? बहुत मेहनत किया, एक शब्द बोला मैंने. प्रोसीड्यूर्स के दौरान क्या प्रोसीड्यूर्स यूजुअली कैरी होते हैं एविडेंस में हम लोग देखेंगे. ब्रॉड प्रोसीड्यूर्स देख लिए, पर इंडिविजुअल प्रोसीड्यूर का नाम अभी देखेंगे. तो इन प्रोसीड्यूर्स से हमें क्या मिलता है? इतना जो प्रोसीड्यूर्स हम कैरी करते हैं हमें मिलता है सफिशिएंट, शब्द बोला मैंने, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. इतने प्रोसीड्यूर्स कैरी करके हमें क्या मिलता है? सफिशिएंट एक वर्ड आ रहा है, एक और वर्ड आ रहा है अप्रोप्रिएट. मैंने इसको भी समझाया था आपको कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है. When I say the word sufficient, मतलब हम 3-4 तरीकों से सबूत हासिल करते हैं, जिसको बोलते हैं बहुत नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. उससे कॉन्फिडेंस लेवल ऑडिटर का बढ़ जाता है श्योरेंस देने के समय. ओ सब एक ही तरफ का इशारा दिखा रहे हैं. तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होता है तो फिर हम कुछ उसको भी रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्या हुआ. तो सफिशिएंसी इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. अप्रोप्रिएट, सर जो हमें एविडेंस मिला है, देखो सफिशिएंसी में क्या है? क्वांटिटी. अप्रोप्रिएट, व्हेन आई से द वर्ड अप्रोप्रिएट, इसमें क्या होता है? रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. कितना रिलायबल है जो एविडेंस हमें मिला है. अप्रोप्रिएटनेस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. मतलब विजुअल एविडेंस सबसे ज्यादा रिलायबल है, इवन मोर देन डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल. डॉक्यूमेंट्री इज मोर रिलायबल देन ओरल. तो समझ में आ रहा है नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है. इंटरनल सोर्स वाले से ज्यादा रिलायबल क्या है? एक्सटर्नल एविडेंसेस. लाइक डेटर्स के केस में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन हासिल करते हो. ओके, बट समटाइम्स इंटरनल एविडेंस इज ऑल्सो रिलायबल. अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो जाती है. तो ये सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस दोनों होना चाहिए आप जब ऑडिट एविडेंस हासिल करते हो. सर सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो हम लोग ने देखा कि हमने प्लानिंग स्टेज का फायदा क्या हुआ. सर वहां पर हम लोग ये सब काम करते हैं जो अभी आपने ग्रीन इंक से लिखा है, और रैप बोलते हैं इसको. रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स कैरी करके रॉमम लेवल का पता चल जाता है. रॉमम लेवल अगर ज्यादा है तो हम एग्जीक्यूशन स्टेज में फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स बढ़ाएंगे, ज्यादा सैंपलिंग करेंगे, ज्यादा एक्सटेंसिव चेकिंग करेंगे.
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो हमेशा हासिल करना है, और लास्ट में हम एक रिपोर्ट देंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट जो कि शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया जाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट की अगर आप लैंग्वेज देखो, 4 टाइप के केसेस हैं ऑडिट रिपोर्ट में। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। अगर मैं एक रफ मीनिंग दिखाऊं, क्लियर रिपोर्ट जिसको अनक्वालिफाइड जिसको अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, और ये जो 3 है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, इनको कलेक्टिवली एक नाम से बोला जाता है मॉडिफाइड रिपोर्ट्स। इंग्लिश ध्यान से सुनना जो मैं बोलूं। व्हेन आई से द वर्ड क्लियर रिपोर्ट, व्हेन आई से द वर्ड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्या मतलब है? financial statements are showing true and fair view. Yeah, these financial statements are free from material misstatements as a whole. As a whole मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, पर उतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट भी नहीं है कि हम बोल दें कि ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट हो गया। सो क्लियर रिपोर्ट्स का मतलब क्लियर है। मॉडिफाइड रिपोर्ट्स का इंग्लिश देखो, when financial statements are showing true and fair view, सर सेम हो गया ना, subject to certain reservations, यानी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, बट वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कुछ मिसस्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है वो मटेरियल हो, पर वो परवेसिव नहीं है। मतलब कि हर जगह आपको मिसस्टेटमेंट नहीं दिखाई दिया है, कुछ कुछ जगह हो सकता है बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुआ है, बट ट्रू एंड फेयर व्यू उससे आपका खंडित नहीं हुआ है। लाइक डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हो गया, बट वो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है। दैट इज मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ओके, एडवर्स रिपोर्ट का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। यहां पे क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हुए हैं बहुत सारे एंड परवेसिव है। परवेसिव का मतलब है, मैंने आपको समझाया था, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल देखिए, बहुत सारी गलतियां गड़बड़ हुई है, पर कई बार क्या होता है पता है कि परवेसिव का मतलब अपने रैंडमली समझ लिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इनकी गड़बड़ है। कई बार एक ही आइटम गड़बड़ हुआ है, पर वो एक गड़बड़ी भी अपने आप में परवेसिव हो सकता है। सर बहुत बड़ा कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ है, आपके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी लगा है और आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अगर मटेरियल हो, मतलब बड़े हैं, सिग्निफिकेंट हैं, बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट जाता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल हो, बड़े हो, अगर रॉ मीनिंग बोलूं, सिग्निफिकेंट हो एंड परवेसिव भी है। एमसीक्यू में लोग ये सब लाइंस नहीं समझ पाते, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में आप देखोगे कई बार ऐसा एमसीक्यू आ जाता है, एमएमएस मटेरियल है, ओके, बट नॉट परवेसिव। तो इसलिए हड़बड़ा के हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के केस में आप क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं बोल दोगे, अगर वो मतलब एडवर्स रिपोर्ट नहीं बोल दोगे। मटेरियल हुआ है कुछ मिसस्टेटमेंट्स, पर परवेसिव नहीं है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू अभी भी मेंटेन रह जाता है। पर एडवर्स में क्या होता है, एमएमएस मटेरियल भी है और एमएमएस, सॉरी, आपका जो एमएमएस है वो मटेरियल भी है और आपका जो एमएमएस है वो परवेसिव भी है। तो हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशन है, देख लीजिएगा एमसीक्यू के एंगल से भी। एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर पा ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ अ मटीरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मुझे रिकॉर्ड्स दिखाए नहीं जा रहे, और एक रिकॉर्ड नहीं, सब टाइप के रिकॉर्ड से मुझे वंचित किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड्स दिखाओ, मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए फैक्ट्री में घुसने दो, कुछ नहीं दिखा रहे। कई बार स्कोप ऑफ ऑडिट पे रोक टोक होता है, मटेरियल होता है, बट हर जगह आपको रोका नहीं गया, एक दो जगह रोका गया है, तब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं दोगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाता है, जब आपको एविडेंस नहीं मिले। क्यों सर, ऑडिटर पढ़ा लिखा नहीं रह गया? नहीं नहीं, ये कारण नहीं है। जब एविडेंस इसलिए नहीं मिले बिकॉज ऑफ अ मटीरियल, याद करो मेरे साथ साथ, एंड परवेसिव लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट के क्लासेस में ये वर्ड्स पर फोकस प्रैक्टिस के दौरान, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो के दौरान सुनते सुनते डेवलप हो जाता है। जब मटेरियल एंड परवेसिव लिमिटेशन ऑन द स्कोप आता है, तब एमसीक्यू का आंसर क्या होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हो सकता है मटेरियल लिमिटेशन हो, ओके, बट उतना बड़ा परवेसिव लिमिटेशन भी नहीं है। पर अगर मैं बोलूं एमएमएस हुआ है, मटेरियल बड़ा एमएमएस है और परवेसिव एमएमएस है, एडवर्स रिपोर्ट। बड़ा एमएमएस है पर उतना परवेसिव नहीं है,
तो क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो बेसिकली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ना पॉजिटिव रिपोर्ट है ना नेगेटिव रिपोर्ट है, बिकॉज द ऑडिटर कुड नॉट अराइव एट एनी ओपिनियन, याद रखिएगा। तो अब हम लोग फाइनली जाकर ऑडिट के 3 स्टेजेस समझ में आया है आज कि ऑडिट में ऑडिट प्लानिंग फर्स्ट स्टेज, ऑडिट एग्जीक्यूशन प्रोसीड्यूर्स का सेकंड स्टेज, एंड रिपोर्टिंग में ये टाइप के रिपोर्ट्स फाइनली जाते हैं। पर इन 3 स्टेप्स को सुनने में इजी है, पर बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर भी लिए जाते हैं, तब जाकर फाइनली ऑडिट रिपोर्ट रेडी होता है। याद रहेगा? ओके। नाउ इसी क्लास के दौरान हम लोग सीखे थे कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एक ऐसे 500 का रेफरेंस होता है कि सफिशिएंसी कितना एविडेंस हासिल करना चाहिए, क्वांटिटी क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स है, अगर रॉमम लेवल हाई है तो ज्यादा एविडेंस हासिल करना पड़ेगा। ओके, अगर मटेरियलिटी लेवल हाई है तो आपको ज्यादा एविडेंस हासिल करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, बड़ा पॉपुलेशन है, तो हो सकता है सैंपल्स ज्यादा ड्रॉ करना पड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन सारे एक ही टाइप की यूनिट्स हैं तो एविडेंस हम कम भी गैदर कर सकते हैं क्वांटिटी, बट अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है तो उस सिचुएशन में एविडेंस ज्यादा लेने पड़ते हैं। फिफ्थ फैक्टर क्वांटिटी के लिए क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। अगर आपको ऑलरेडी तगड़े ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं तब क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स विच आर डिटर्मिनिंग द सफिशिएंसी। वैसे क्वालिटी पे 2 फैक्टर्स आए थे, मैंने जैसे आपको समझाया था, रिलायबिलिटी, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, और रेलेवेंस। रिलायबिलिटी में मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ओके, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। जैसे नेचर में ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल है, विजुअल्स डॉक्यूमेंट्री से भी ज्यादा रिलायबल होते हैं, और डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा रिलायबल, ओरल से ज्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंट्री होता है। एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। एंड एक फैक्टर मैं भूल गया उस समय आपको बोलना, जो एविडेंस वो डायरेक्टली ऑब्टेन करता ऑडिटर या बाहर की पार्टी से, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो सोर्स कहां से वो ऑब्टेन कर रहा है, आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये सब रिलायबिलिटी वाले फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी तरह रेलेवेंस में आप किस पर्पस के लिए टेस्ट, क्या चीज टेस्ट करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपका ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए। अब डेटर्स बैलेंस चेक करने के लिए आप बोलोगे मैं सिर्फ इंटरनल रिकॉर्ड सेल का चेक कर लूंगा, नहीं चलेगा। यू शुड गो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्टली आप डेटर से मंगवाइए। तो पर्पस ऑफ टेस्टिंग या विच असर्शन यू वांट टू टेस्ट, दैट शुड बी गैदर्ड। तो ऑडिट एविडेंस हमें कोशिश करना चाहिए वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। अगर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करते एक ईच अदर से, तो हमें फिर और उस हिसाब से और सबूत पाने पड़ते हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वी हैव डन लॉट ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस, वी हैव आल्सो डन कि सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम क्वेश्चन जो अभी हम बातों बातों में याद करते हुए आगे आए हैं। ओके, वेरी गुड। तो ऐसे 500 को हमने टच किया और इनडायरेक्टली हमने ऐसे 200 को भी टच किया। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये ऑडिट एविडेंस की कौन कौन से सोर्सेज कैसे कैसे ज्यादा पॉपुलर हैं। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, इट्स अ 4 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुमने कॉपी में मेंटेन किया है। इंक्वायरी सबसे पॉपुलर नहीं है, सबसे पॉपुलर मेथड जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली भी इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन। ये इसमें क्या एविडेंस मिलता है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री एंड विजुअल्स। फिर जो और फेमस है ऑब्जर्वेशन, जब आप इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करते हो, ये भी इसमें आपको विजुअल एविडेंसेस कुछ कुछ मिलते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं। रिकैलकुलेशन कई बार आप करते हैं डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट का, उसमें एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का बारे में पता चलता है। रीपरफॉर्मेंस, कुछ कुछ चीजें आप वापस से प्रोसीड्यूर्स को रीपरफॉर्म करके विजुअल एविडेंस हासिल करना चाहते हो। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से रेशियो एनालिसिस या कुछ से आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी कई बार हासिल करना चाहते हो। सो ये 7 प्रोसीड्यूर्स मेथड्स आपको याद होना चाहिए। इंक्वायरी अपने आप में सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, पूछताछ जो आप करते हो ओरली एम्प्लॉइज से बाहर अंदर। सो लॉट ऑफ प्रोसीड्यूर्स आर देयर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, पूरा याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। इट्स अ 4 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्या है मेन मेथड्स। अगर मैं एकदम माइक्रो लेवल पर जाऊं कि कैसे कैसे सबूत हासिल किए जाते हैं और क्या टाइप के एविडेंस इनसे मिल जाते हैं, तो ऐसे 500 इनडायरेक्टली डन ना। उसी तरह
एक बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दैट इज टू शॉर्ट नोट्स. वन इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हम लोग किए थे क्लास में भी, एंड अनदर इज प्रोफेशनल जजमेंट. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में एक सिंपल लाइन है, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग. ऑडिटर हैज एन एटीट्यूड ऑफ questioning and he should be very alert for those conditions which raises doubt. For example, आपको अगर मैं बोलूं कि वाउचर्स में चेक कर रहा था, कुछ सीरियल नंबर वाउचर के मिसिंग है, ओवर राइटिंग, सिग्नेचर अलग अलग लोगों के, अनऑथोराइज पर्संस आर साइनिंग द कंपनीज का इनवॉइसेस, तो ये सब क्या होगा, मेरे माइंड में एक डाउट अराइज करेगा. वैसे ऑडिटर को सस्पिशन का माइंडसेट से ऑडिट कभी नहीं शुरू करना चाहिए. ऑडिटर नेवर स्टार्ट्स ऑडिट विद दैट एटीट्यूड. वो तो इन्वेस्टिगेशन में होता है, अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या होता है ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का. ऑडिटिंग नेवर स्टार्ट्स विद दैट एटीट्यूड कि अरे ये गड़बड़ है. बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्रॉस एग्जामिन करना जरूरी है, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, अलर्ट रखना चीजों को, उसे जरूरी है इस टाइप के कंडीशंस को, ताकि वो बहुत सारे एविडेंसेस उसको मिल सके. यानी मेन फायदा क्या होता है, मुझे लगता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एटीट्यूड को रखने का. वैसे बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, बट मेन फायदा होता है जो मुझे लगता है कि उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने में बहुत बड़ा हेल्प मिलता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही गेट्स लॉट ऑफ ऑडिट, और कोई रॉन्ग एजम्पशंस हम यूज ना कर ले, ये मेन फायदा है. और ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली हम एनालाइज कर सकते हैं, ये मेन फायदा है. तो मैंने आपको यहां बताया था कि वन शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. मेन फायदा ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिल जाते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के कारण, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ यूजिंग रॉन्ग एजम्पशंस. कोई रॉन्ग प्रोसीड्यूर हम ऑडिट में यूज करने वाले थे, वो मेरा ओवरकम, इग्नोर हो जाता अगर हम ऐसा कर रहे हैं. तो एक एक बुलेट्स रटना नहीं है, पर मेन आंसर्स में जो आज मेरे मुंह से निकला, मेन फायदा वो आना चाहिए. तो ये थ्रू आउट द ऑडिट रहना चाहिए. इसे शक्की एटीट्यूड वर्ड यूज करना उचित नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है. वैसे एक वर्ड मैंने यूज किया था प्रोफेशनल जजमेंट. वैसे मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको चाचा और भतीजा का एग्जांपल से बताया था. आपका फोन हमेशा बिजी आता था, तो चाचा जी ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिए, 10 बजे क्यों बिजी आता है, किससे बात कर रहे थे, क्यों क्लास में तो मिलते ही हो, सर से उस समय क्वेरी पूछ लेते, नहीं सर तो फोन ही नहीं उठाते, तुम कैसे बात कर रहे थे. बहुत क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक घटिया एग्जाम्पल मैंने दिया. और प्रैक्टिकल वाला भी दिया कि वाउचर्स में क्या मिसिंग है नहीं है, ये सब पूछते जा रहे हैं आप. आपका क्लाइंट दिखा रहा है हमारा डेटर सब डूब गया, तो अचानक हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड रखेंगे, क्यों डूब गया सर, क्रेडिट सेल्स करते हैं, इतना क्रेडिट क्यों करते हो, सेल्स कैश में किया करो, नहीं सर कंपटीशन है, माल जैसे बिक जाए हम तो चाहेंगे ना बिक जाए, पर बाकी किसी का तो नहीं डूबा है, तुम्हारा कैसे डूबा है, सर कोविड के बाद पता नहीं मेरा पैसा डूबते जा रहा है, पर डूबता तो पूरी इंडस्ट्री का डूबता ना, तुम्हारा कैसे डूबे जा रहा है. दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. वैसे एक और एक शॉर्ट नोट 3 मार्क्स के लिए, प्रोफेशनल जजमेंट. जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप पहले एक मोटर व्हीकल्स के यहाँ जाके गाड़ी सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो, फिर चलाते चलाते आपका हाथ साफ होता है, कहावत एक्सपीरियंस आता है, फिर आपका स्किल होता है गाड़ी चलाने का. पर जब गाड़ी चलाना सीखते हो, सिर्फ रटा हुआ नॉलेज से काम आता है, गाड़ी स्पीड पे चलाओ, हाईवे पे स्पीड तेज होती है, सिटी में स्पीड लो होती है, तो यू विल बी अप्लाइंग योर गाड़ी का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. यानी प्रोफेशनल जजमेंट सर्कमस्टांसेस के अनुसार जजमेंट लेना पड़ता है, इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो नॉलेज आपको दिया गया है. तो प्रोफेशनल जजमेंट का लैंग्वेज देखोगे ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मैंने ड्राइविंग का एग्जांपल के साथ समझाया था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, experience and skill in the light of accounting and auditing standards according to the circumstances, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सके. तो जैसे ऑडिटर को डिटरमिन करना पड़ता है कई बार सैंपल साइज, तो सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए, मटीरियलिटी लेवल सेट करने के लिए, या अभी कौन से प्रोसीडर्स मुझे ज्यादा कैरी करने चाहिए, सब्सटैंटिव या कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, तो ये एग्जांपल्स भी देने पड़ते हैं शॉर्ट नोट में. दैट यूजुअली इन दीज केसेस प्रोफेशनल जजमेंट हैज टू बी अप्लाइड. कभी भी आप ये नहीं लिख सकते हो एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ ऑडिटर. द आंसर्स इन केस स्टडीज विल आल्सो कैरी दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल जजमेंट. तो ये क्लास से सारे वर्ड्स जो आंसर में आने चाहिए, क्या लिखने से मिलेगा मार्क्स, मार्क्स नहीं मिलता है सर ऑडिट में, क्या तुमने ये सब लिखा? Application of knowledge, experience, skill in the light of accounting and auditing profession according to the circumstances. क्या आपने ऐसे लाइंस लिखे? नहीं लिखे. इस बार लिखिएगा, मार्क्स बहुत आएगा. तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल जजमेंट, इन पे शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आ जाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट रिस्क.
क्या होता है ये शब्द ऑडिट रिस्क? ओके, ऑडिट रिस्क एक रिस्क है दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ क्लियर ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, जबकि देना चाहिए था मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है सर? वो 3 थे, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। यस, उल्टा मत बोलना सर देना चाहिए था क्लियर रिपोर्ट, दे दिया मॉडिफाइड। ये नहीं है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज समथिंग एल्स। आप क्लियर रिपोर्ट दे दिए जबकि देना चाहिए था मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो ऑडिटर को कोशिश करना चाहिए ऑडिट रिस्क जितना लो हो उतना अच्छा है, जीरो नहीं हो सकता ऑडिट रिस्क कभी भी। तो यहां पर एक इक्वेशन देखे थे, ऑडिट रिस्क के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। रोमम वर्ड अभी हम लोग रैप के दौरान भी देखे थे, ये इसमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है। कई बार फॉर्मूला लिखा रहता है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, प्लस प्लस नहीं बोला, इनटू बोला। तो रोमम लेवल क्या होता है हम लोग शुरू में पढ़े थे। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है वो भी मैंने इनडायरेक्टली बता दिया था। ये कुछ मिसस्टेटमेंट्स होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, इनहेरेंट है। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इनहेरेंट है। आपके इंटरनल मतलब ये सब क्या इनहेरेंट है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि आपके यहाँ कैश सेल ज्यादा होता है तो इनहेरेंट रिस्क का कुछ होगा ही। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, आपके यहाँ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स बहुत होते हैं, आपके यहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। आप अपने डायरेक्टर के रिलेटिव के संग ट्रांजैक्शन करते हो तो चांसेस एरर के बढ़ जाते हैं। मना नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आप लॉ का पालन करिए, अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करिए, बट आपके यहाँ चांसेस एरर एंड फ्रॉड के बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसको बोलते हैं हम इनहेरेंट रिस्क। मतलब जेनेटिक डिजीज होता है ना, जैसे वो होगा ही होगा, अगर दादाजी को शुगर, पापा जी को शुगर, ताऊ जी को शुगर, चाचा जी को शुगर, तो देयर इज अ हाई चांस दैट आपको भी शुगर की, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होगा। तो ये इनहेरेंट रिस्क इज लाइक अ जेनेटिक डिजीज। कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट इज अ रिस्क दैट द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट the errors and correct the errors, prevent, detect, correct the errors on a timely basis. Example, fire extinguishers लगाए हो, हाँ सर, अलार्म बज जाता है सर हमारे यहाँ जब फायर लगने का चांस होता है, अलार्म तो बज गया पर वो वाटर स्प्रिंकलर का छिड़काव नहीं कर पाते, तो क्या फायदा? तो इंटरनल कंट्रोल में खोट किसमें, कंट्रोल रिस्क में, सॉरी कंट्रोल रिस्क में खोट किसमें, आंसर समझो, it is a risk that the internal control system will not be able to prevent, detect, correct the material misstatements on a timely basis. उसी तरह there's another word that is called as detection risk. सर ऑडिटर जो सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स आज ही पढ़े हो सब कैरी करता है ना सर, वो सही टाइम पर गलतियां नहीं पकड़ पाता है सर, उसके प्रोसीड्यूर्स में खोट है सर, उसके प्रोसीड्यूर्स अच्छे नहीं है। एग्जाम्पल, कैश वेरिफिकेशन के लिए आपको सरप्राइज चेक्स फॉलो करना चाहिए था इफ यू आर कीपिंग कैश एट वेरियस लोकेशंस। तो यू सरप्राइज चेक्स किए नहीं, आप तो फोन कर करके आ रहे हैं कि हम अभी इधर जा रहे हैं, फिर उधर जाएंगे, उस ब्रांच में जाएंगे, तब तक तो आपके मैनेजमेंट ने सारे कैश का मेकअप कर दिया। तो इनअप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स वर यूज्ड, सो दैट इज द रीजन ऑफ डिटेक्शन रिस्क। तो तीनों चीज समझ गए। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के हाथ में है, पर पहले 2 ऑडिटर के हाथ में नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एग्जांपल दिया मैंने। कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है। तो जब भी आपका रोमम हाई होता है ना, कोशिश करना चाहिए डिटेक्शन रिस्क तो जितना लो रखूं ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो जाए, क्योंकि इनहेरेंट एंड कंट्रोल ऑडिटर के हाथ में नहीं है, एमसीक्यू आ जाता है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, अगर इनहेरेंट कंट्रोल हाई है कोशिश करना चाहिए डिटेक्शन रिस्क जितना लो हो सके इनवर्स उतना अच्छा हो। ऑपोजिट मत कर देना, सर डिटेक्शन रिस्क लो है तो वो वाला हाई करवा दे क्या इनहेरेंट एंड कंट्रोल, अरे मंदबुद्धि, ऑपोजिट नहीं होता है। तो ऑडिट रिस्क का मतलब समझ में आया और इसके कंपोनेंट्स कैसे ऑपरेट होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो ये सारी चीजें ना ऐसे 200 के अंदर घुसी हुई थी जो इनडायरेक्टली प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो हमने इनडायरेक्टली यहां पर कर लिया। इन्हीं क्लासेस में हमने एक सिंपल क्वेश्चन भी किया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना चाहिए। ये भी ऐसे 200 के अंदर था कि विच प्रोफेशनल एथिक्स शुड बी फॉलोड, कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने चाहिए एक ऑडिटर को। तो मैंने एक टेक्निक बताया था, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, पर्सनल बायस ना है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, काम जब करे तो पूरा कंपीटेंट स्टैंडर्ड्स वैंडर्स को फॉलो करके करे, कुछ अमेंडमेंट्स आए तो अपने आप को अपडेट रखे। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन बाहर किसी को डिस्क्लोज मत करना। हाँ, अगर स्टैंडर्ड्स बोल रहा है या एक्ट बोल रहा है ये चीज रिपोर्ट करो ऑडिट रिपोर्ट में, तब मत बोलना अंदर का बात है, हम कैसे बाहर बताएं। तो व्हेन द लॉ रिक्वायर्स यू हैव टू डिस्क्लोज, या क्लाइंट परमिशन दे दे तो डिस्क्लोज कर देना, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर। एक कोड ऑफ एथिक्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में या सीएमए एक्ट में, जो भी आप ऑडिट कर रहे हो उसमें उस चीज को फॉलो करिए ऑडिट करने के समय। तो पांचों नाम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसे 200 में भी रिफ्लेक्टेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए। उसी तरह एक शब्द और आएगा, वो भी ऐसे 200 में है और आपको मैंने इनडायरेक्टली क्लास के दौरान करवा दिया था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क जहां आप सिर्फ फॉर्मेट और प्रिस्क्राइब फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, शेड्यूल 3। और एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में यू गिव एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स इन एडिशन टू शेड्यूल 3, which is of course a better framework. या sometime you depart from following accounting standards, आपको डिपार्चर का भी अनुमति है if you want to achieve something better, कि आपका बेटर प्रेजेंटेशन हो। तो यहां पर क्या होता है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी आपको देने पड़ते हैं कई बार, या कई बार आप डिपार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू शो समथिंग एक्स्ट्रा। तो ये भी ऐसे 200 के अंदर हम देखे थे। तो इनडायरेक्टली हमने इन क्लासेस में ऐसे 200 का भी रिवीजन किया है, ऐसे 500 का भी रिवीजन किया है, और हमने ऐसे 315 के भी कुछ एलिमेंट्स को छेड़ा है कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल या व्हाट इज रैप, ये सब चीजें भी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स हम लोग प्लानिंग स्टेज में समझे थे, ये भी हम लोगों ने कर लिया। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। तो अब मैं एक और आपके लिए धीरे धीरे इस टाइप के रिवीजन लेके आते रहूंगा। नाउ बिफोर आई वाइंड अप, एक चीज ध्यान से सुनो, एक रिवीजन अभी और लेके आऊंगा, यूट्यूब पर आप देखते रहिएगा। पर ये पर्टिकुलर क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से शॉर्ट नोट्स की एकदम लंबी लिस्ट है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक क्वेश्चन, प्रोफेशनल जजमेंट एक क्वेश्चन, वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है। पहले तो आपको एक बात बताया था मैंने, लुक एट द स्क्रीन्स। स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स। स्टेटमेंट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा वो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को लेकर भी होते हैं, ऑडिटिंग एस्पेक्ट को भी लेके होते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। स्टेटमेंट्स आर क्रिटिकल व्हेनेवर अ प्रोफेशनल कैरीज आउट हिज वर्क। इट इज मैंडेटरी, इट इज वेरी क्रिटिकल। चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस समय भी स्टेटमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको तुम एएस के नाम से जानते हो या इंड एस जो भी बोलते थे आजकल। और ऑडिटिंग में स्टेटमेंट्स का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना क्रिटिकल होता है व्हेनेवर ही कैरीज आउट ऑडिट, वरना वायलेशन ऑफ सेकंड शेड्यूल माना जाएगा। गाइडेंस नोट्स रिकमेंडेटरी है। सर एक चीज बताइए इसका हिस्ट्री, कि इंटरनेशनली एक बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उन्होंने IAASB सेट किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ताकि हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बने। और हमारा ICAI भी मेंबर है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का। ओके, तो ये बैकग्राउंड के साथ हम लोग पढ़ रहे थे दैट ICAI इज आल्सो अ मेंबर एंड ICAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो फॉलो करना कंपलसरी होता है, वरना ये होता है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 143 में लिखा है इट इज मैंडेटरी टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। गाइडेंस नोट्स ज्यादातर रिकमेंडेटरी है, सिलेबस में नहीं है, बट गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस बोलकर एक होता है, दैट इज मैंडेटरी टू फॉलो। ओके सर एक चीज बताइए, इतना कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिटर्स के, ये मैंने पिछले क्लास में करवाया था, या आने वाले क्लासेस में करवाऊंगा अगर जिसका भी मिस हुआ है। स्टैंडर्ड्स एक होता है अश्योरेंस सर्विसेज को लेकर, और एक स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं दैट इज रिलेटेड सर्विसेज को लेकर। ओके सर, तो जब मैं अश्योरेंस सर्विसेज को लेकर स्टैंडर्ड बोलता हूं, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वी हैव स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, and we have standards on assurance engagement, और related services का है SRS। सर फर्क क्या है ऑडिटिंग में और रिव्यू एंगेजमेंट में, क्या फर्क है? ऑडिटिंग में हम ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। रिव्यू में लैंग्वेज ऐसा होता है
nothing has come to our attention so that we can say that financial statements are not showing a true and fair view. मतलब ऑडिटिंग में कितने स्टेप्स हम कैरी करते हैं एविडेंस हासिल करने के लिए? आज देखा था हमने, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, लंबा पॉइंट्स याद आ रहा है? पर रिव्यू में ओनली 2 स्टेप्स आर कैरिड, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल रिव्यू. मैंने बताया था क्लास में. तो यूजुअली क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज का पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एलआर रिपोर्ट बनता है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट. अंडरस्टूड? तो ये लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर, सेबी के कुछ नियम है उसके अंदर. तो रिव्यू रिपोर्ट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना रहा है, बट यहां पर ऑडिट नहीं हो रहा, बिकॉज ऑडिट की लैंग्वेज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. पर रिव्यू की लैंग्वेज क्या है? हमारी नजर में कुछ ऐसा नहीं आया जिसके आधार पे हम ये कह दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. लैंग्वेज अलग है. अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? ये फोरकास्टेड एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने समय एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में है. सो व्हाट आर रिलेटेड सर्विसेज? रिलेटेड सर्विसेज पे ऊपर एमसीक्यू कई बार आ जाता है. रिलेटेड सर्विसेज में हम अकाउंटिंग स्किल यूज करते हैं सीए की, ऑडिटिंग स्किल यूज नहीं करते हैं. हम उसको अकाउंट्स कंपाइलेशन का काम दे देते हैं, हमारे फॉरेन ब्रांच का अकाउंट्स बनाओ, कंपाइल नहीं हुआ है, या कुछ दूसरा कोई प्रोसीड्यूर दे देते हैं, वो सब करिए. कोई डेटर्स का बैलेंस चेक करने के लिए कुछ कुछ सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, आपको वो सब चेक करना है. यानी यहाँ ऑडिटिंग स्किल यूज नहीं हो रहा है. तो स्टैंडर्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है, अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड अश्योरेंस सर्विसेज एंड रिलेटेड सर्विसेज. स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, एसआरई, एसएई सब टच किया है फास्ट रैपिड फायर रिवीजन में. दिस इज एसआरएस. अंडरस्टूड? और याद रखना इन चारों को एक कलेक्टिव नाम से भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है. एंड एक और होता है SQC1, कि जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें क्वालिटी कैसा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, दैट इज SQC1, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1. तो इस रैपिड फायर रिवीजन में बहुत कुछ टच करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, और सिलेबस के बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस, यू विल नॉट बिलीव, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड. एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जो एक और करवा दूं तो पूरा अभी तक के सारे क्लासेस का ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाए, कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने एक पीएल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाया था, ये जो एक्सपेंस इनकम आप दिखाते हैं वो असर्शंस है. तो असर्शंस में ऑडिटर का क्या रोल है? असर्शंस आर नॉट मेड बाय ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर अपने असर्शंस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखता है स्टेटमेंट. असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड बाय मैनेजमेंट. ऑडिटर ये चीज चेक करेगा. अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या असर्शंस वो चेक करेगा. मैंने समझाया था आपको, इसी साल ये जो ऑकर हुए हैं ना, सारा आ गया ना, कुछ छूटा तो नहीं, एक्यूरेट है. तो साल के आसपास वाले ट्रांजैक्शंस कहीं इधर वाले उधर तो नहीं चले गए अगले साल, एंड क्लासीफाई सही अकाउंट में हुए हैं क्या. तो ये वर्ड्स ऑडिटर चेक कर करके ये चीज ऑडिटर को चेक करना है. बैलेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग में वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, लैंड वो हमारा ही है ना, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंसेस में क्या असर्शंस ऑडिटर चेक करता है, उधर पर क्या असर्शन चेक करता है. तो आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन. आई एम सॉरी कि मैं फास्ट हूं, बट ये रिवीजन चल रहा है. तो ये ऐसे 315 का एक अंश यहां पर कवर हो गया था. मैनेजमेंट हो गया, डे टू डे मैनेजमेंट, ये वर्ड कई बार आता है. TCWG हो गया जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड कंट्रोल में इन्वॉल्व है, लाइक ऑडिट कमिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे थे. छोटे छोटे चीजों को हम लोग देखते. मटेरियलिटी हम लोग फिर से पढ़ेंगे ऐसे 320 के क्लासेस में, उसकी रिवीजन जब मैं बनाऊंगा. एंड स्कोप कौन डिटर्मिन करता है? सभी जानते हैं कि स्कोप जो है that is determined by Companies Act and ICAI. Management cannot put any limitation. तो ये सारा होने के बाद एक ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस भी हम लोग पढ़े थे. इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है नैरो है, वो एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर होता है. ऑडिटिंग बहुत ब्रॉड है, और कुछ गंदे गंदे डिफरेंस थे. ऑडिटिंग जब शुरू होता है वो प्री कंसीव्ड नोशन के साथ शुरू नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ है, पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, पहले से एक विचारधारा मन में बन जाती है कुछ गड़बड़ है. कौन ऑडिटिंग करता है? ओके, ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिट रिपोर्ट किसको दिया जाता है, ये सब को लेकर डिफरेंस है. वो शेयर होल्डर्स को जाता है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को नहीं जाता, जो अपॉइंट करता है उनके पास जाता है. तो ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डन. सो दिस कंप्लीट्स आवर ऑडिट. एंड इसको एक तरीका मैंने बताया था, जैसे हमने यहाँ पे 11 पन्ना डिक्टेट किया मैंने क्लास में, सारे क्वेश्चन आंसर्स इजी लैंग्वेज में. एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया है. एक ट्रू फॉल्स, ऑडिटर डू नॉट रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल.
स्टेटमेंट इज ट्रू, वो इंटरनल कंट्रोल पर रिपोर्ट नहीं करता है, उसकी रिपोर्टिंग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है। ओके ऐसे बहुत सारे अंश हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, पूरा मैंने डिक्टेट करके क्लास नोट्स आपके बना दिए थे यहाँ पर, एवरीथिंग डन। तो अब क्लास नोट से पढ़िएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा, एंड व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट क्लास ये सारा सुनकर आइएगा, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू टेक अ रिटन टेस्ट टू। सर आज के क्लास से कितना मार्क्स है? आज मिनिमम 10 से 12 मार्क्स इस स्मॉल वीडियो रिवीजन से है। प्लीज डू इट, प्लीज सेव इट, ताकि क्या क्या वर्ड्स आंसर में आना चाहिए ये लास्ट के दिनों में भी आपको याद रहे। थैंक यू सो मच, बाय।